हाँ जी बच्चों, गुड आफ्टरनून एवरीवन। शुक्र है आज आए तो हो तुम सब। अभी बच्चों बाई चांस मुझे धीरज सर का मैसेज आ रहा है कि आपने कोई काम नहीं किया किसी ने। ऐसा है क्या? या ऐसा है कि जब जो टीचर कहता है तुम उस दिन उसका कर लेते हो फिर दूसरे का छोड़ देते हो? कि कल मैंने कहा तो मेरा कर दिया। चलो आज थोड़ा ना डिस्कस करते हैं बाद में क्या करना है, मतलब कैसे थोड़ा प्लानिंग बेटर करते हैं। आपका केवीपीवाई तो पोस्टपोन हो ही गया है ना? आओ जाओ। क्या करना है? मैग्नेटिज्म। हम्म। बताओ बच्चों। ये फर्स्ट क्वेश्चन में कोई मिसप्रिंट था बच्चों, मुझे ख्याल आ रहा है। ये करंट की वैल्यू गिवन होनी चाहिए। यस सर, वो करंट इसमें 10 एम्पियर गिवन होना चाहिए। देखो बच्चों, ये इसमें ये गिवन होना चाहिए था कि I is equal to 10 एम्पियर। देखो इसको करना कैसे है बच्चों कि होगा क्या, पावर निकालनी है। अ, अब जब आप इसको मूव कर रहे हो, इस रॉड को, कंडक्टर को, हम इसको बेसिकली किधर को मूव कर रहे हैं? पैरेलल मोशन अलोंग द एक्स एक्सिस। हम एक्स एक्सिस के अलोंग मूव कर रहे हैं। इसमें जो करंट है वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में, ठीक है। तो अगर करंट डाउनवर्ड डायरेक्शन में आएगा तो उस कारण से इसके ऊपर जो मैग्नेटिक फोर्स लगेगी वो किधर को लगेगी बच्चों?
along x axis. जो मैग्नेटिक फोर्स है वो उस पे आ गई along x axis, करेक्ट? तो ये जो B है वो हम देख सकते हैं कि B इज डिपेंडेंट ऑन x कोऑर्डिनेट, राइट? तो मान लो जो रॉड है वो जब कहीं भी इन बिटवीन है तो उस इंस्टेंट पे आपको B पता है तो आप फोर्स निकाल सकते हो। तो फोर्स क्या बन जाएगी? IBL, जहां पे B को आप सब्स्टिट्यूट कर दोगे। करेक्ट बच्चों? यहाँ पे मान लो आपने यहाँ पे ही मान लिया उसको किसी x पे, तो उस पे आपको उस इंस्टेंट पे फोर्स पता है कि IBL लगेगी, वेयर B इज डिपेंडेंट ऑन x। तो once we get the force as IBL, तो वर्क डन बाय फोर्स क्या हो गया? इंटीग्रल f dx। तो वो आपकी इंटीग्रेशन हो जाएगी, करेक्ट? तो फिर पावर कैसे निकलेगी? वर्क डन अपॉन टाइम। अंडरस्टूड? बच्चों ये क्वेश्चन एरोडोप का है। ये 2-3 साल तो जेई मेंस वाले ना बौखला ही गए थे सॉर्ट ऑफ। The third question. थर्ड क्वेश्चन, R is high resistance, S is resistance of the order of galvanometer resistance। ठीक है, correct circuit corresponding to half deflection method for finding the resistance and figure of merit of the galvanometer। ये कुछ प्रैक्टिकल का है कुछ बच्चों? कुछ उससे रिलेटेड है बच्चों, इसको छोड़ दो। सर हाफ डिफ्लेक्शन वाले ना मतलब 2-3 क्वेश्चन और भी बनते और भी थे? करंट में थे, बट सर वो वाले ना हाफ डिफ्लेक्शन, तो सर एक बार मतलब वो थोड़ा समझता नहीं आया था। मैं ना चेक कर लूंगा, मेरे ख्याल से ना वो सिलेबस में नहीं है अब। क्या हुआ था कि पहले जेई मेंस का जो सिलेबस था ना उसमें कुछ पर्टिकुलर प्रैक्टिकल्स होते थे, ये शायद तब के डले हुए हैं क्वेश्चन। तो कोई चक्कर नहीं है, मैं चेक कर लूंगा, अगर वो कुछ होगा तो मैं करवा दूंगा फिर आपको ना। Seventh question, two coaxial solenoids of different radii carry current I in the same direction. F1 with the magnetic force on the inner due to the outer one, F2 with the magnetic force on outer due to
इनर वन देन। तो बच्चों जैसे जो फिगर नीचे है आप इसको रेफर करो। सी मान लो, या दोबारा ही बना लेते हैं। ब्लैक वाला हो गया बड़ा सोलेनॉइड, ब्लू वाला हो गया छोटा सोलेनॉइड। तो बच्चों ब्लैक वाले सोलेनॉइड के कारण मान लो जो करंट है उसमें वो ऐसे जा रहा है, ठीक है। तो उसके कारण जो मैग्नेटिक फील्ड है किधर को आएगी, लेफ्ट को आएगी, और वो यूनिफॉर्म होती है। तो अब इस फील्ड के कारण सोलेनॉइड पे कितनी फोर्स लगेगी? सोलेनॉइड एक तरह से क्या है, बहुत सारे करंट कैरिंग डायपोल्स हैं, तो डायपोल के कारण यूनिफॉर्म फील्ड, तो फोर्स क्या हो जाएगी? जीरो ही हो जाएगी ना। और अब अगर हम बात करें कि अंदर वाले सोलेनॉइड के कारण बाहर वाले सोलेनॉइड पे फोर्स, तो अंदर वाले सोलेनॉइड के कारण तो बाहर जो मैग्नेटिक फोर्स फील्ड है वही जीरो है, तो वो फोर्स जीरो हो गई। जो बड़ा सोलेनॉइड है उसके कारण अंदर एक यूनिफॉर्म फील्ड बन गई। नाउ जस्ट इमेजिन द स्मॉलर सोलेनॉइड टू बी मेड अप ऑफ मेनी स्मॉल डाइपोल्स, बहुत सारे मैग्नेट करंट कैरिंग लूप्स है ना उसके अंदर। तो एक करंट, एक जो डाइपोल होता है उस पे यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में कितनी फोर्स लगती है? जीरो लगती है। हाँ गुरसाहिल, आप जो कह रहे हो वो ठीक कह रहे हो कि अगर हम अंदर वाले सोलेनॉइड के छोटे से पार्ट को लेंगे तो यस उस पे तो फोर्स आएगी, बट हमें तो नेट फोर्स ही लिखा है ना, हमें तो सीधा ये लिखा है कि फोर्स ऑन द सोलेनॉइड, तो वो तो नेट फोर्स हुई। आगे बच्चों, फोर्टीन्थ क्वेश्चन। galvanometer has 50 division scale, battery has no internal resistance. It is found that there is deflection of 40 divisions when R is 24. Deflection becomes 20 when resistance taken from resistance works is 4900 ohms. Then we can conclude. तो देखो जो इससे हमें क्या पता चल रहा है 14th क्वेश्चन में कि देखो सर्किट में जिस तरीके से गल्वानोमीटर लगाया हुआ है, ये फिगर में कुछ मिसप्रिंट नहीं लग रहा कि रेजिस्टर के पैरेलल में मतलब इसमें तो उस रेजिस्टर का रोल ही नहीं आएगा। मिसप्रिंट है बच्चों इसमें, I'll check। या तो नीचे वो रेजिस्टेंस बॉक्स लगा हुआ है वेरिएबल, बट आई जस्ट चेक। आगे
18th क्वेश्चन बच्चों, मतलब वैसे ईएम वेव्स का है, मैं भी बता रहा हूँ आपको, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। मतलब ना इसमें यस, आप एकदम जो आंसर बोलोगे आप 4 बोलोगे, ऐसा लगेगा आपको 4 है ना? ये ऐसे नहीं करना। आपको क्या करना है, आप देखो ये प्रोडक्ट में लिखा हुआ है कॉस के जेड कॉस ओमेगा टी, ये ट्रैवलिंग वेव की तो इक्वेशन ही नहीं दी हुई। आप सबसे पहले तो इस पे वो अपना फॉर्मूला लगा के 2 कॉस ए कॉस बी इसको कन्वर्ट करोगे, ठीक है? अच्छा, ये आई थिंक शायद मैंने ऊपर लिखा हुआ है। हाँ, तो ये कन्वर्ट करके बच्चों देखो ये ऐसे बन जाएगा, कॉस के जेड माइनस ओमेगा टी प्लस कॉस के जेड प्लस ओमेगा टी, 2 कॉस ए कॉस बी लगा के, राइट? तो बेसिकली ये एक तरीके से सुपरपोजिशन ऑफ 2 वेव्स हो गया। तो अब जो पहले वाली टर्म है कॉस, अब एक फर्स्ट टर्म को सोचो, फर्स्ट टर्म है कॉस के जेड माइनस ओमेगा टी आई कैप, तो इसके करस्पॉन्डिंग हम मैग्नेटिक फील्ड का बनाते हैं टर्म, तो एम्पलीट्यूड तो सीधा ई नॉट बाय सी हो गया, फेज की टर्म भी सेम ही आनी है, वो तो पता है हमें कि कॉस के जेड माइनस ओमेगा टी आएगा। अब बस जो देखने वाली बात है वो है डायरेक्शन, कि जो ऊपर वाली इक्वेशन है उससे हमें पता चल रहा है कि जो वेव है वो कौन सी डायरेक्शन में ट्रैवल कर रही है बच्चों, सारे आंसर करो चैट में, वेव कौन सी डायरेक्शन में ट्रैवल कर रही है ऊपर वाली इक्वेशन को देख के? प्लस प्लस जेड डायरेक्शन में ट्रैवल कर रही है ना, तो वेव जो है वो प्लस जेड डायरेक्शन में ट्रैवल कर रही है, जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो एक्स डायरेक्शन में है, तो मैग्नेटिक फील्ड किधर को हुई, जे में हो गई, वाई में, है ना? तो पहली टर्म के साथ आपका जे कैप आ गया। अब ऐसे ही दूसरी टर्म के लिए सोचो, दूसरी टर्म के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड तो एक्स एक्सिस के अलॉन्ग है, लेकिन जो वेव है वो किधर को ट्रैवल कर रही है, माइनस जेड डायरेक्शन में, क्योंकि कॉस ऑफ के जेड प्लस ओमेगा टी आ गया। ये सबको समझ आ रहा है? करण, नूर, इज दिस क्लियर या है ही नहीं करण? है ही नहीं। वर्णित, वंश, आपको क्लियर है? हाँ, तो अब उधर से अब अपनी मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्या बनी, माइनस जे क्या बन गई, अब जो बी का पूरा एक्सप्रेशन है वो क्या बन गया, कॉस के जेड माइनस ओमेगा टी माइनस ऑफ कॉस के जेड प्लस ओमेगा टी, राइट? तो इस पे अब अपना फिर से वो फॉर्मूला लगा दो, कॉस सी माइनस कॉस डी, और उससे बनाओ जो एक्सप्रेशन बनेगा। आ गया समझ सबको? बहुत अच्छा क्वेश्चन है, मतलब गलती होने का हाई चांस है, एकदम माइंड में ये आधा 4 मार्क कर दो। दिनेश कुछ पूछना है? पूछ लो। अच्छा, मैग्नेटिज्म एंड मैटर।
ये नहीं किया अभी, अच्छा। यार इसमें बच्चों आपको कोई डाउट खास आएगा नहीं, ये तो सारा इजी है। दूसरी शीट की है बच्चों? यस सर। हाँ जी, इसमें ओके, फर्स्ट क्वेश्चन देखो। आपको कहा है कि लूजली बाउंड हेलिक्स स्टिफ वायर lower end just touching a dish of mercury। ठीक है, तो ये सर्किट कंप्लीट किया हुआ है हमने। तो बच्चों देखो इसमें होगा क्या, अभी हम टच कर रहे हैं तो मतलब क्या हो रहा है कि मैंने बैटरी दिखाई नहीं लेकिन सर्किट कंप्लीट हो रहा है हमारा। तो जब इस हेलिक्स के थ्रू करंट फ्लो करेगा, व्हाट विल हैपन? मतलब जो स्प्रिंग्स है वो कंप्रेस करेगा या इलोंगेट करेगा? कंप्रेस करेगा, राइट? तो वो ऊपर को जाएगा। सबको समझ आ रहा है कंप्रेस क्यों बना? करंट कैरिंग वायर्स बन गई, करंट इन द सेम डायरेक्शन, तो वो अट्रैक्ट होंगी। तो अब जब वो कंप्रेस हुआ तो सर्किट ब्रेक ही हो गया। तो जब सर्किट ब्रेक होगा तो फिर उसकी क्या टेंडेंसी होगी? तो वो तो फोर्स खत्म हो जाएगी, अट्रैक्टिव फोर्स। तो वो फिर हेलिक्स एक्सपैंड करेगा, है ना? एक्सपैंड करेगा तो फिर मर्करी से टच करेगा, एंड सो ऑन। तो ये प्रोसेस कंटिन्यू होता रहेगा। लेकिन मरकरी को तो थोड़ी एनर्जी मिलती रहेगी ना, तो वो तो एक्सपैंड करेगा ही। हाँ, मैं वही अभी बात करने लगा, देख रहा था कि जैसे ए ऑप्शन तो आना ही आना चाहिए, है ना? तो अगर सिंगल चॉइस है तो चलो हम ए बेस्ट ऑप्शन है वो मार्क कर देंगे, बट अगर मल्टीपल है तो डी भी ठीक है। मर्करी में भी कुछ ना कुछ तो करंट जाएगा, हीटिंग इफेक्ट होगा, तो कुछ एक्सपेंशन तो होएगी, राइट बच्चों? आगे बच्चों, मैंने आपको बताया था आप बच गए एक सेंस में कि आईआईटी का सिलेबस रिवाइज हो गया आपसे अगले साल से। तो जितने कोई बेकार टॉपिक थे ना, जो अभी आपको नहीं आते हैं, वो सब डलने लग गए उसमें। यही, ये इससे याद आया मुझे, मतलब ये मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज और ये सब भी आ गया। ओके, हाँ बच्चों आगे।
9th क्वेश्चन, करंट आई फ्लो कर रहा है थिन वॉल्ड पाइप से, नहीं बी आएगा ना। नहीं सर, वो मैंने ना थिन वॉल नहीं पढ़ा था, मैंने पूरे एरिया में करंट मान लिया फॉलो था। है, हाँ तो अंदर तो जीरो ही Yes. होगा। आगे, फिर 25 का बच्चों ए और सी आएगा, देखो। फिफ्टीन क्वेश्चन, ये बस आप ध्यान से करो, थोड़ी सिली मिस्टेक ही करोगे इसमें, क्योंकि वो नेगेटिव आयन है, तो जब उस पे फोर्स की डायरेक्शन निकालोगे ना, वो एकदम जल्दबाजी में कई बार उल्टी निकल आती है बिल्कुल सिंपल ही। आगे, एक 26, ये बच्चों देखना, ये 2-3 आंसर गलत हैं। 26 का डी आएगा, 27 का ए आएगा। फिर एक जैसे 30th क्वेश्चन है, हम्म तो इसमें जैसे हमें सी ऑप्शन में तो हमें पता है कि वो नॉन कंजर्वेटिव वाली इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड हम्म सर्कुलर होती है। लेकिन हम्म। इसमें मतलब जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो डी ऑप्शन जैसे नहीं बन सकती, मतलब नॉन कंजर्वेटिव ही। मतलब आप ये कह रहे हो कि डी में तो चक्कर ये ना कि सारे क्लोज लूप्स नहीं बन रहे। जैसे लेकिन मतलब अगर नीचे वाले एरोस ऊपर को होते तो मतलब बन सकता था फिर वैसे। हाँ मतलब क्लोज लूप जो हम सर्कुलर बनाते हैं वो तो एक स्पेशल केस के लिए बनाते हैं, मतलब उसमें हम ऐसी कुछ सुपरपोजिशन करके ऐसी सिचुएशन बना सकते हैं जहाँ पे सर्कुलर ना हो, यस बट वो सर। बहुत कॉम्प्लेक्स हो जाएगा। ओके। 29th क्वेश्चन, इसका क्या तरीका बच्चों मैंने आपको सिखाया था, वायर को ऐसे कट कर दो, तो ये जो आधी वायर है इस पे दोनों तरफ से टेंशन टी लग रही है ना, और इसके ऊपर हर तरफ रेडियली आउटवर्ड फोर्स लगेगी, मैग्नेटिक। तो वो जो मैग्नेटिक फोर्स है, मैग्नेटिक फोर्स निकालने के लिए तो हम शॉर्टकट लगा सकते हैं कि इसको स्ट्रेट वायर से रिप्लेस कर दो। तो ये जो फोर्स है वो क्या बन जाएगी, IB2R बन जाएगी। तो IB2R विल बिकम इक्वल टू 2T, तो T इक्वल टू IBR आ गया। अंडरस्टूड।
मैं वैसे एक बार शीट 1 के भी डिस्कस कर रहा हूँ अगर किसी ने की है। सर शीट 1 में 5th क्वेश्चन में है और एक 23rd में है। आ गया पीछे ये सर था। 61 पेज नंबर। हाँ जी, 5th का भी आ रहा है। तो एक तो इसमें थर्ड क्वेश्चन तो गलत है, ये आंसर नहीं आता है कोई भी। फिफ्थ का बी आएगा। एक ये इसका देखो 12th का भी सी आता है। ट्वेंटी थर्ड जो है ना, ये इस तरह से होगा, ये देखो ये नीचे फिगर बना हुआ है। आपको करंट जो है वो ऐसे, मतलब क्रॉस सेक्शन जो है वो सेमी सर्कल है, मतलब इसमें इनटू द प्लेन जा रहा है। यस सर। सर तो मतलब ऐसे ही कर रहा था। हम्म, थीटा मैंने थोड़ा बीच से माना था, लाइक जिससे सर -π/2। हाँ चलो, वो तो फर्क नहीं पड़ेगा, आपने वर्टिकल से ले लिया होगा थीटा। हाँ जी सर। तो, वो तो चलो, बस डायरेक्शंस का ही ध्यान रखना है कि जैसे मैंने जिस तरह लिया है, तो इसके कारण जो मैग्नेटिक फील्ड आएगी वो ये रेड वाली डायरेक्शन आएगी उसके परपेंडिकुलर, जब आप डीएल क्रॉस बी करोगे। डीएल इज सॉरी डीएल क्रॉस आर करोगे तो डीएल इज इनटू द प्लेन, आर वेक्टर इज रेडियली इनवर्ड्स, तो डीएल क्रॉस आर ऐसे आ जाएगा ना इसके परपेंडिकुलर। तो होगा क्या कि सिर्फ हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट सरवाइव करेगा, वर्टिकल कंपोनेंट कट जाएगा जब आप सारे एलिमेंट्स लोगे। राइट। यस सर। हाँ जी बच्चों, और कुछ? वो तो शायद आपसे, मतलब मेरे ख्याल रोहित सर ने भी आपसे बात की है ना? तो आपका ना थोड़ा सा प्लान, नाउ वी क्लियरली हैव टाइम, मतलब अब तो ऐसा है कि मार्च में भी पता नहीं हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा। तो
थोड़ा सा आपका जो प्लान है वो रिलैक्स कर देंगे, ठीक है। तो देखो वो प्लान तो रिलैक्स हो जाएगा, दैट इज वन थिंग, लेकिन हमने फिर उसके हिसाब से ना, देखो हमें फायदा तभी होगा कि फिर हमें भी इंश्योर करना है कि हमें कॉम्प्रिहेंसिवली सारा काम करना है, राइट, कि हमें ज्यादा कॉन्फिडेंस आए पूरी चीज में। तो बच्चों आपने ना मतलब देखो क्या करना है कि एक बहुत प्रॉपर रूटीन बना के चीजें जब करोगे ना तभी होंगी। जब आप एडॉक करते हो चीजें तो आपको भी पता है कि वो सारा मतलब हौच पौच हुआ रहता है कि आज ये कर लिया, कल फिर दूसरा मिस हो गया। तो हमें इस तरीके से करना है सारा कुछ कि मतलब ना एक जो आप हैबिट डालो, जो मेरे को समहाउ लगा कि आप नहीं कर रहे, मुझे सारे बताना बच्चों ऑनेस्टली, क्या आप सब लोग तीनों सब्जेक्ट्स करते हो एक दिन में? नो सर। है ना, ये मोस्टली वो मुझे दिख रहा था पैटर्न, जैसे मेरी आपके बाकी टीचर्स से भी बात हुई थी। तो सॉर्ट ऑफ ऐसा हो जाता है ना जिसको हम कहते हैं कि, जिसको हम फायर फाइटिंग नहीं कहते कि भाई हाँ जहां आग लगी वहां जाके बस पानी डाल दिया, कि जिस काम की इमरजेंसी लगी हमने बस उस दिन वही काम किया। तो शायद आप सब उसी स्टेट से में रहते हो कि जहां पे एकदम इमरजेंसी लगी कि उसका टेस्ट आ गया, या पता है कि भैया उस दिन सर डांटेंगे, तो हम उस दिन बस जोर शोर से काम करना शुरू कर देते हैं। फिर कहीं ना कहीं दूसरा मिस हो जाता है, फिर दूसरे दिन लगता है कि ओह यार उसका काम बड़ा इकट्ठा हो गया। तो एक चीज जो आपको पक्का करनी है ना, और ये मतलब अब जब तक आपका फाइनल एग्जाम नहीं हो जाता तब तक आपको ये रूटीन फॉलो करना है कि आपने ना दिन में हमेशा तीनों सब्जेक्ट्स पढ़ने हैं। आप जैसे ही 2 दिन भी ऐसे निकालोगे ना कि आपने एक सब्जेक्ट नहीं पढ़ा, आपको आप अननेसेसरली ना अपने अंदर एक टेंशन क्रिएट करनी शुरू कर दोगे कि भाई हाँ जी, आ, उसका अब ये रहता है, उसका वो रहता है। तो मैं ना ये आप लोगों को मैंने पहले भी बहुत बार कहा है, मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ। सी, जब आप पढ़ते हो ना, हमें इस तरीके से पढ़ना होता है कि जितना हम एडहॉक तरीके से बच्चों चीजें पढ़ते हैं, उतना ना हम अपनी बॉडी को कभी एडजस्ट होने का टाइम ही नहीं देते। हमारी बॉडी हमेशा स्ट्रगल करती रहती है आ, कि आपके रूटीन को कोप अप ही नहीं कर पाती वो बॉडी। तो आप जितनी जल्दी ये रूटीन बनाओगे अपना, मतलब अगर एक फिक्स रूटीन बनाओगे ना, ये आपको बहुत ज्यादा हेल्प करेगा बच्चों। आप ना उस मोड से बाहर आ जाओ कि चल आज 2 बजे तक जाग लिए, कल कुछ और रूटीन बना दिया। ये रूटीन कभी भी सस्टेनेबल नहीं होता। आप फिक्स रूटीन बना लो, उस फिक्स रूटीन में आप आधा घंटा कम भी रखोगे ना, आपकी प्रोडक्टिविटी ज्यादा आएगी। अपनी बॉडी को बच्चों यूज टू कर दो इस चीज के लिए। मतलब मुझे इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है कि आप सुबह जल्दी उठ के पढ़ रहे हो या आप रात को लेट पढ़ रहे हो, दैट इज टोटली योर चॉइस। उसमें अभी चेंज लाने की जरूरत नहीं है। बट हाँ, मैं आपको 2 बातें बता रहा हूँ, इतना भी आपका आर्बिट शेड्यूल नहीं होना चाहिए कि आप सुबह 10 बजे उठ रहे हो। मतलब इतनी वेरिएशन चल सकती है। इनफैक्ट मैं तो ये कहूंगा रादर, आप सब आईक्वेस्ट आ ही रहे थे ना मेरे ख्याल सुबह, कितने बजे आते थे? सर 6:15 के करीब, 6:30। 6, 6:30, 7, है ना, जो भी था। वो आप सर अभी भी वही, ओपन है। हाँ वो अभी करवाया है कि सुबह आप 9 बजे तक जा सकते हो, राइट। तो आप प्लीज वही रूटीन फॉलो करो, अपने रूटीन को बार बार चेंज नहीं करना, दिस इज वन थिंग। दूसरी बात, हर रोज तीनों सब्जेक्ट्स पढ़ने हैं। उसमें माइनर वेरिएशन चल सकती है कि किसी को आपने आधा घंटा कम पढ़ा या आधा घंटा ज्यादा पढ़ा, उतना चल जाएगा।
लेकिन तीनों सब्जेक्ट्स डेली टच होने चाहिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और तीसरी बात बच्चों ये है, ये भी आई एम वेरी श्योर आप में से कोई नहीं कर रहा होगा, मुझे बताना, क्या दिन में बच्चों आपका कोई भी स्लॉट ऐसा होता है, स्टडी स्लॉट, जब आप 3 घंटे टेबल से बिना हिले पढ़ते हो? 3 आवर्स। ये एक ऐड कर लो बच्चों अपने शेड्यूल में। मैंने ये नहीं कहा कि 3 घंटे एक्स्ट्रा पढ़ना है, मैं ये कह रहा हूं कि जो आप पढ़ते हो उसमें एक स्लॉट आपका 3 आवर्स का होना चाहिए, जहां पे यू विल नॉट मूव फ्रॉम योर टेबल, whether for drinking water, whether for going to the washroom, whether for anything। बताओ इसकी इंपॉर्टेंस क्या है? वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड, पेपर भी 3 घंटे का होता है ना? वहां पे हम बैठना चाहेंगे ही चाहेंगे, ठीक है। मैंने जान के वॉशरूम वाली बात बोली क्योंकि वहां पे आप चाहोगे कि आपको कोई डिस्टरबेंस ना हो, राइट? तो ये तभी आएगी अगर हम उस तरह से उसकी रोज प्रैक्टिस करेंगे। मुझे पता है बहुत टफ है, आप मतलब आप मेरे को बोल के दिखा दो, मैं आधा घंटा नहीं बैठ सकता क्योंकि वही आदत नहीं है बिल्कुल। तो बट आपको वो आदत बनानी पड़ेगी, है ना? रादर ये तो अभी मैं आपको 3 घंटे कह रहा हूँ, जब हम बाद में एडवांस की तरफ और फोकस हो जाएंगे तो हम इसको ऐसे बनाएंगे कि 3 घंटे के 2 स्लॉट्स होने चाहिए हमारे, राइट? ये बच्चों मैंने देखा है बहुत काम आता है। नहीं तो क्या हो जाता है ना कि हमेशा ऐसा होता है कि हम 2 घंटे बाद, सवा 2 घंटे बाद हम इतने रेस्टलेस होने शुरू हो जाते हैं कि हमारी एग्जाम में एफिशिएंसी बहुत कम हो जाती है उसमें। तो ये जब एक बार आदत डाल लोगे कि भाई एक बार जब बैठ गए तो 3 घंटे तो आप कुर्सी से हिल ही नहीं सकते, ठीक है? पढ़ाई नहीं हो रही ना, पढ़ाई ना करो। शुरू में ऐसा लगेगा कि यार पढ़ाई नहीं हो रही 2 घंटे के बाद, कोई बात नहीं, बस कुर्सी से नहीं हिल सकते, चिपक गए हो आप कुर्सी से 3 घंटे के लिए। ओके? बाकी बच्चों आपका इस संडे तो मेरे ख्याल सिर्फ मेंस का ही टेस्ट है ना, एडवांस का तो है ही नहीं। अच्छा, ठीक है। चलो मतलब एनीवेज वो जो टेस्ट है आपका वो अ, मतलब है तो एक ही ना अभी? ठीक। चलो ठीक है बच्चों, फिर ओके, आपको वो शेड्यूल बता देंगे ना जो भी चेंज है। ये प्लीज फॉलो करो, ये मेरी आप रिक्वेस्ट समझो चाहे ऑर्डर समझो, ये आपको बच्चों बहुत काम आएगा, ट्रस्ट मी ऑन दिस। तो जब आप ये से अपना एक फिक्स रूटीन बना लोगे ना, तो मतलब ऑटोमेटिकली फिर वो चीज खत्म हो जाती है कि जब हम कहते हैं ना कि भाई आज पढ़ाई नहीं हो रही या कुछ है, क्योंकि हमारी बॉडी यूज टू हो जाती है कि हाँ, कि इस तरीके से तो चलना ही चलना है। और एकदम नहीं होता, कभी शुरू में हमेशा मुश्किल लगेगा, 15-20 दिन तो लगेगा ही लगेगा मुश्किल, लेकिन उसके बाद हैबिट बन जाती है। ओके, चलो ठीक है बच्चों, ओके देन, बाय।